हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी लोग जुड़ जाइए, सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल को सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आज मैं आपको दोस्तों हर परीक्षा में लगभग आने वाले क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो किसी भी परीक्षा में हो, सुपर टेट हो और आपका रीट हो, लेखपाल भर्ती हो या संविधान के क्वेश्चन पीसीएस लेवल हो, लोअर पीसीएस हो, हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए मित्रों, आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़िए और हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ते भी होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ आपके चैप्टर का मुख्य सेशन राष्ट्रपति। मित्रों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 52 में। ठीक, आगे देखिएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? तो ये मित्रों निहित होती हैं राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का ध्यान रखना है मित्रों। ये जो पॉइंट मैं नोट कर रहा हूँ उनको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन बीच में मित्रों छूट गया। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये किस पे क्वेश्चन आता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला चलिए, एक वाला क्वेश्चन अगला जो है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। ये बहुत बार क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोई लोग छोड़ोगे नहीं। सर्वोच्च सेनापति, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किस व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी पूर्ण होनी चाहिए? 35। अगर भारत का राष्ट्रपति का आपका चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है? अब क्वेश्चन आ जाए, अगर भारत का राष्ट्रपति निर्धारित अधिकतम आयु क्या है, उसकी कितनी आयु तक नियुक्त किया जा सकता है, तो इसमें अधिकतम कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मित्रों होता है अप्रत्यक्ष रूप से। किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन में आता है, पद्धति कौन सी अपनाई जाती है? तो ये आपकी जो पद्धति अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसको आप मित्रों याद कर लीजिए, 2-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50 अनुमोदक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होना चाहिए। तभी आप, अगर आपके पास इतने सदस्य नहीं हैं तो आप उस पद के लायक नहीं माने जाते हैं। अच्छा, अगली बात चलिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। मित्रों, वैसा आपको पता होगा कि हमारे भारतवर्ष में या हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में चुनाव का सारा काम कौन देखता है? तो चुनाव आयोग देखता है। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव कौन देखेगा? चुनाव आयोग देखेगा। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये आपको नहीं बोलना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। जब वो भारत का सर्वोच्च नागरिक है तो किसके पास भेज जाएंगे? उच्चतम न्यायालय के पास।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। इसको भी याद को रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होता है उसके लिए जो गठित निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? देख लीजिए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो संसद में दोनों सदन हैं उसके निर्वाचित सदस्य, तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सभी के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो आप किस संसद के सदन द्वारा लगा सकते हैं? तो ये किसी भी सदन द्वारा लगा सकते हैं। संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, बशर्ते इसमें एक ये होता है कि एक संसद दूसरी संसद का अनुमोदन करे। चलिए ये क्वेश्चन में तो थोड़ा सा देख लीजिए दोबारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति के वियोग लगाया जा सकता है। अगला आप चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अच्छा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन। अगर राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लगाना है तो आपको कितने दिन पहले बता देना चाहिए उसको? 14 दिन पहले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ये भी याद रखना है आपको। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत उसके बारे में लिखा गया है, बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उसमें सारी बातें बताई गई हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? मात्र 6 माह के लिए। ठीक, कार्य कर सकता है तो मात्र 6 माह तक। ये आपका आ गया। अगला है, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ये ध्यान रखना है। कार्यकाल अगर पूर्ण भी नहीं है फिर भी अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। अभी आप इसको पढ़ चुके हैं। अगला है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? न्यायाधीश। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। इस पर ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। इसमें कोई शंका तो है नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। कितने दिन में भर लिया जाना चाहिए? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था और इनके टक्कर में कोई खड़ा नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से थे। कौन थे वो? राजेंद्र प्रसाद। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। अब मित्रों आप थोड़ा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में समझ लीजिए कि मुख्य शक्तियां उसके राष्ट्रपति की क्या है। तो ये आप देख लीजिए, ये आपके सामने है, उनको आप समझ लीजिए, देख लीजिए। और जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बताने रहा हूँ। विधायी शक्तियाँ भी, विधायी शक्तियों में क्या है? संसद का अधिवेशन बुला सकते हैं, लोकसभा भंग कर सकता है, संसद के दोनों सदनों का मननीय किस सदस्यों के मनोनयन की शक्ति है। दोनों सदन में एक कुछ सदस्य उसको मनोनीत करना होता है और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति को वीटो पावर भी राष्ट्रपति इस्तेमाल कर सकता है।
एक मुख्य क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार पूछा जाता है, या आप इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अब वित्तीय शक्तियाँ उसके हाथ धन विधेयक और बजट विधेयक भी प्रस्तुत कर सकता है। और ख़ास चीज़ें ध्यान रखना है थोड़ी सी, ये हमें आपको धन विधेयक और बजट भी प्रस्तुत कर सकता है। और अगला है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको समझना थोड़ा। आपात शक्तियाँ, अक्सर इसके बारे में पूछा भी जाता है। युद्ध, विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, इनकी आशंका की अवस्था में उत्पन्न संकट की घोषणा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र को विफल कर तथा राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की। अगर इनमें से वित्तीय आपातकाल हो, विद्रोह हो जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, ठीक, राज्यों द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, वो अपना शासन नहीं चला पा रहा है कोई मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और उसका देखभाल कौन करेगा? पूरा राज्यपाल करता है, और पूरी पावर जो है राष्ट्रपति के हाथ में होती है। आगे आइए, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? ये आपको भी एक ही मात्र क्वेश्चन है ये। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, उनका कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आगे चलिए। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। अगर कोई वित्त विधेयक लाना है, वित्त बिल लाना है, तो इसको सबसे ज़रूरत क्या है? भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। बिना उसकी स्वीकृति के वही वित्त बिल कानून नहीं बन सकता। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सज़ा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। लोकसभा और राज्यसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति का द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। कुल संख्या वो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में मिला के। लोकसभा में वो 2 सदस्य मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12। अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, उनको ये नहीं पता है कि राष्ट्रपति 12 लोकसभा में करता है कि राज्यसभा में करता है कि विधानसभा में करता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और इसको आपको याद रखना है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। अगर किसी कानून कोई बन रहा है और राष्ट्रपति को लगता है इसमें कोई हमें शंका है या कोई और बात है, तो वो अपने राष्ट्रपति को बुला करके उसकी सलाह ले सकता है। ये राष्ट्रपति को पावर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अगर सार्वजनिक कोई कार्य है तो उसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत वो राष्ट्रपति से परामर्श लिया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 है। थोड़ा सा इसको याद रखना है। 143 लोगों को शायद याद होगा, वो 143 को लड़के नहीं भूलते हैं। तो 143 अगर याद कर लेंगे आप तो सार्वजनिक हिताय के लिए हो जाएगा। विदेशों को भेजे जाने वाली विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? जो विदेश में हमको कोई प्रतिनिधिमंडल मिलना है भारत सरकार द्वारा, तो उसका जो है नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, किसने उच्चतम न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को संबोधित किया? एम हिदायतुल्ला जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने राष्ट्रपति का भी पद और उपराष्ट्रपति का भी पद दोनों के कार्यवाहक रह चुके हैं। अगला है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरी के प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दो मित्रों आने वाला है आपका, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और कहीं से याद रखिएगा।
कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा अभी तक आपको। तो राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, ये उसको पावर नहीं है। अगला है, चलिए आप, जब कोई विधेयक संसद में दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तो किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार नहीं है? राष्ट्रपति द्वारा। अगर दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में, कोई बिल पारित कर दिया गया है, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, तो उसको राष्ट्रपति नहीं रोक सकता है, उस पर उसको साइन करना ही होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये क्वेश्चन मित्रों आपका टेट में कई बार आ चुका है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की गई है? राष्ट्रपति द्वारा। संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कई परीक्षाओं में, मैंने भी इसको देखा है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 है, उसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बस इतना है, अध्यादेश 123। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो क्या है? अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 एक ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के लिए बहुत, उसके लिए वो मायने रखता है। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अगर कोई बिल पास हो गया है, फिर भी राष्ट्रपति चाहता है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, तो उसको रोक सकता है। आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाइए। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन में क्या दिया गया है? पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार कब दिया गया था? 44वें संशोधन। पहले, इससे पहले उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं था कि किसी एक संशोधन या किसी मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद वापस भेजने का भी अधिकार है। तो ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इनको ये पावर दी गई थी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने वाले कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार भी प्रभावी रह सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह। ये आपको ध्यान रखना, केवल मात्र 6 सप्ताह में उसका कानून प्रभावी रह सकता है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना? इसमें कोई खास विषय नहीं है इसका, इसको छोड़िए। ये भी छोड़िए आप, ये भी कोई खास नहीं है। अगला क्वेश्चन आप चलते हैं, ये आपको क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में। भारतीय डाक संशोधन अधिनियम में भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो का पावर इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? लोकसभा में कितने लोग मनोनीत कर सकते हैं? 2। कौन से? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियनों को भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार है। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? भारत का राष्ट्रपति। ये देखिए क्वेश्चन है आपके, और यहाँ से आप नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक को क्या करना? अनुमति देना पड़ेगा। अगर एक बार राष्ट्रपति ने लौटा दिया, दोबारा फिर उसको संसद ने पास करके दे दिया, तो राष्ट्रपति को मजबूरन उसको
साइन करने ही पड़ेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है किस नाम जाना था? विधायी अधिकार। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। कोई भी विधेयक हो, जब सारी प्रक्रिया तो दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर अपने साइन करता है तो वो कानून का रूप ले लेता है। मित्रों, बीच में कोई लोग स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा, और कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और फिर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे थे। एकमात्र ऐसे आदमी हैं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं, ज्ञानी जैल सिंह। अच्छा, ज्ञानी जैल सिंह। चलिए, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय सदन करेगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय सदन करेगा। किसके भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार होता है? राष्ट्रपति को। अनुसूचित क्षेत्र किसी को घोषित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने की कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति सक्षम है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बना सकता है? कई बार बना सकते हो, जब तक उसकी उम्र रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहलाता था? डॉक्टर राधा कृष्ण। ये क्या थे? ये सर्वधर्म समभाव के बारे में ज़्यादा विचार करते थे अपना। भारत सरकार की संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, इसको आपको याद रखना है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति को देंगे। ये आपको याद रखना है। सॉरी, थोड़े से क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, सर्वधर्म समभाव से देख लेते हैं। यहाँ से, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्म निरपेक्षता के सर्वधर्म समभाव कहलाता था? डॉक्टर राधाकृष्णन। और तो अगला है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। और आगे आप देख लेगा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यसभा में 12 कर सकते हैं और लोकसभा में 2 कर सकते हैं। ठीक, आप चलिए आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में कौन सा दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? इनको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों ये। भारत के राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक किसको जाना जाता है? डॉक्टर राधाकृष्णन को। अगला है, भारत के वे चौथे राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी संबद्ध रहे? बीबी गिरी। ठीक, अब अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया? एडविन लुटियंस द्वारा। एडविन लुटियंस द्वारा भारत का जो भवन है, राष्ट्रपति जो भवन है, उसको किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। किस वर्ष भारत
के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की थी? 1975 में एक ऐसा समय आया था, थोड़ा सा आंतरिक दिक्कतें थी, तो इसलिए वहाँ पर आपात स्थिति लगाई गई थी सन 1975 में। चलिए थोड़ा सा आप लोग राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल के बारे में देख लीजिए। तो ये आपके क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 को बने थे। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे बीबी गिरी हैं। पांचवें न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हैं। फिर दोबारा बने बीबी गिरी। फिर फरुखुद्दीन अली जी बने थे। फिर BD जत्ती साहब बने थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी बने थे जो निर्विरोध चुने गए थे, आपको ये याद रखना है। फिर ज्ञानी जैल सिंह एक गुट निरपेक्ष के महासचिव रहे थे। डॉक्टर वेंकट रमन जी थे। और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। फिर डॉक्टर KR नारायणन। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर प्रतिभा देवी पाटिल जी बनी थे जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी रही। फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी जी बने। उसके बाद फिर आपके रामनाथ कोविंद जी बने। और फिर आज की वर्तमान डेट में द्रौपदी मुर्मू जी बनी जो भारत की दूसरी महिला हैं राष्ट्रपति और अनुसूचित जाति की पहली राष्ट्रपति है। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ आप राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही ये छोटे क्वेश्चन हैं, कम बचे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। ये जो मुख्य फैक्ट हैं इनको भी आप याद रखिए और इसको बार बार पढ़िएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। अगला है डॉक्टर राधाकृष्णन, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति थे। ये राजेंद्र प्रसाद जी लगातार राष्ट्रपति रहे 2 बार और राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, ये भी याद रखना है। केवल बीबी गिर को निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। बीबी गिर जी तो थे और उनके निर्वाचन के समय दूसरे उसकी राउंड की मतगणना हुई थी और अभी तक दूसरे चक्र की मतगणना बीबी गिर राष्ट्रपति और किसी की नहीं हुई है। बीबी गिर ही ऐसे राष्ट्रपति चुनाचित हुए जिन्हें कांग्रेस से स्पष्ट बहुमत होते हुए भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। ये निर्दलीय उम्मीदवार बने थे, ये ध्यान रखना है। केवल नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में पराजित हुए। वो एक नीलम संजीव रेड्डी जो थे एक बार पराजित हो गए, बाद में वो निर्विरोध चुन लिए गए। एक बार पराजित हुए, बाद में वो नीलम संजीव रेड्डी जी एक बार पराजित हुए और बाद में उनको लोगों ने निर्विरोध ही चुन लिया। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फरुखुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। जिसमें आपके ये अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति जी बनी है जो है द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी डायरेक्ट राष्ट्रपति ही बनी है, इसका भी ध्यान रखना है। डॉक्टर KR नारायणन भारत के दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे। दलित वर्ग का राष्ट्रपति कौन था? नारायण जी, KR नारायणन जी, ये भी याद रखना है आपको, मुख्य फैक्ट है ये मित्रों। APJ अब्दुल कलाम भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक और अविवाहित थे और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिभा देवी पाटिल सिंह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये भी याद आपको रखना। तो ये दोस्तों कुछ बहुत ही मुख्य क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसके साथ मैं अपना वीडियो रोक रहा हूँ। नमस्कार।